हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू परचम। आज हम अपने एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी जुडिशरी से रिलेटेड है। हम सभी जानते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बेसिक पिलर माने जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। एक लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है, और चौथा पिलर कई बार हम मीडिया को भी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर बात होती है कि जुडिशरी का काम क्या होता है, हमें जस्टिस प्रोवाइड करना। हम और आप सभी लोग जो है वो जस्टिस के लिए कहाँ जाते हैं, कोर्ट्स में जाते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। लेकिन जजेस की कमी होने के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ पे पर मिलियन जो है वो लगभग 20 से 25 जजेस ही अवेलेबल होते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो जजेस की कमी के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण क्या होता है, जस्टिस डिले होने में समय लगता है, जस्टिस डिलीवर होने में समय लगता है, डिले होता है। और महात्मा गांधी जी ने कहा भी था कि जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड। तो उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर सीजेआई के द्वारा, एन वी रमन्ना जी के द्वारा एक प्रपोजल जो है वो सेंड किया गया है। वो प्रपोजल क्या है, टू सेट अप नेशनल जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सारे पॉइंट को एक एक करके डिटेल में और अच्छे से समझेंगे, और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर आप लोगों के लिए लिए गए हैं, तो लास्ट में उन क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको करने हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। हमारे पास न्यूज़ यही है कि चीफ जस्टिस जो हमारे इंडिया है, एन वी रमन्ना, उनके द्वारा एक प्रपोजल सेंड किया गया है लोकसभा के में। और लोकसभा में जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उनके द्वारा रिटर्न स्टेटमेंट भी जारी किया गया है कि उन्होंने कहा है कि जो हमारे सीजेआई है उनके द्वारा हमको प्रपोजल रिसीव्ड हुआ है, जिसमें बात की गई है कि सेटिंग अप NJIAI फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कोर्ट। और इन्होंने कहा है कि हम आगे काम करेंगे, पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा और बिल्कुल इसके लिए फंड भी दिया जाएगा, और किस तरीके से पूरा रोड मैप तैयार होगा उस पर भी चर्चा की जाएगी। अब क्वेश्चन ये कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, तो देख लेते हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि बिल्डिंग होना, कंप्यूटर होना, टॉयलेट होना, अच्छा पानी अवेलेबल होना, रेस्ट रूम अवेलेबल होना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अवेलेबल होना, है ना, बेसिक मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होना। यही तो एक जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। क्योंकि अगर आपको कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं भी अगर कोर्ट में जाती हूँ फॉर अ जस्टिस, तो मैं चाहती हूँ कि सेपरेट कोर्ट रूम हो जहाँ पर हम सिटिंग कर सकें, या फिर एक मध्यस्थता रूम हो, मेडिटेशन रूम हो, जहाँ पर 2 पार्टीज आपस में मिलकर डिस्कशन करके विवादों को निपटारा कर सकें। या फिर अगर आप कोर्ट जाते हो तो कम से कम पीने योग्य पानी हो, फ्रेश वाटर हो, फीमेल्स के लिए और बॉयज़ के लिए अलग अलग टॉयलेट रूम्स हों जहाँ पर आप उन्हें यूटिलाइज कर सकें। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर माने जाते हैं जुडिशरी में। ठीक है, तो यही है आपका जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। विदाउट दीज रिसोर्सेज जस्टिस कैन नॉट बी सर्व। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग एक्सेस टू जस्टिस। बिल्कुल सही बात है ये बात, है ना। अब ऐसा तो है नहीं, कई बार होता क्या है कि कोई भी जज आता है कोर्ट में, अपना वर्डिक्ट देता है और तुरंत चला जाता है, क्योंकि उसके पास सिटिंग रूम ही नहीं कि जहाँ पे वो थोड़ी देर बैठ सके या किसी बारे में डिस्कशन कर सके, बात कर सके, क्योंकि ऐसी कोई सुविधाएं बहुत ही अवेलेबल नहीं है, या फिर बहुत कम कोर्ट्स में ही अवेलेबल है। तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है कि टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है जो जुडिशियल ऑफिसर की इन द कंट्री वो 24,280 है, लेकिन नंबर ऑफ कोर्ट्स हॉल जो हमारे पास अवेलेबल है वो 20,143 है, जिसमें भी 620 हाउसेज या जो हॉल्स हैं वो रेंटेड हैं। ठीक है ना, कमर्शियल हॉल में ही हियरिंग चल रही है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है फॉर हमारे जुडिशरी के लिए और जस्टिस को सर्व करने के लिए। साथ ही साथ कहा है कि 26% ऑफ द कोर्ट कॉम्प्लेक्स डू नॉट हैव सेपरेट लेडीज टॉयलेट, और 16% ऑफ डू नॉट हैव जेंट्स टॉयलेट। अगर कोई कोर्ट में जस्टिस हैं या फिर हमारे जो न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर वो फीमेल है तो उनके साथ तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि लेडीज़ टॉयलेट ही वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ओनली 54% ऑफ द कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैव प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। ओनली 5% ऑफ द कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैव बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़। जैसे कि अब आग लग गई है तो कम से कम फायर ब्रिगेड होना चाहिए। नॉर्मली अगर दो परिवार हैं, आपस में आए हुए हैं बात करने के लिए, और उनके बीच में बहस हो गई, हाथापाई हो गई, किसी को इंजरी हो गई, तो नॉर्मल मेडिकल फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल होनी ही चाहिए। यहाँ पे बोला है ओनली 32% ऑफ द कोर्ट रूम हैव सेपरेट रिकॉर्ड रूम्स। ओनली 51% ऑफ द कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैव अ लाइब्रेरी। ओनली 20% ऑफ द कोर्ट रूम हैव कंप्यूटर प्लेस्ड ऑन द जजेस डाई विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी। और आपको तो पता ही होगा कि अभी जब से कोविड पैंडमिक आया है तब से ही हमारी वर्चुअल हियरिंग स्टार्ट हुई है। उसके पहले तो सामने पेशी होना पड़ता था, है ना। तो लेकिन
अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए या वर्चुअल हियरिंग करना चाहते हैं तो आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, जिसमें आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होना चाहिए। तो ये सभी भी जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर माने गए हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है क्या गवर्नमेंट कुछ कर रही है या गवर्नमेंट ने इसके पहले कुछ किया है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट ने पहले भी कुछ स्कीम्स चलाई हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं CSS के बारे में, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर द जुडिशरी। इस स्कीम को 93-94 में शुरू किया गया था और हाल ही में अभी मतलब अगर हम जुलाई 14, 2021 के बारे में बात करते हैं तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री की एक मीटिंग हुई थी जिसको चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने कहा ये जो CSS स्कीम है उसको हम आगे वाले 5 ईयर्स के लिए कंटिन्यू करते हैं। तो आने वाले आगे 5 सालों के लिए इस स्कीम को कंटिन्यू कर दिया गया फ्रॉम द 1 अप्रैल 2021 टू मार्च 30, 2026। साथ ही साथ यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए 9,000 करोड़ रुपीस जो है वो सैंक्शन भी किए गए, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके। साथ ही साथ 50 करोड़ रुपीस यहाँ पर अलोकेट किए गए फॉर द ग्राम न्यायालय स्कीम थ्रू द नेशनल मिशन फॉर द जस्टिस डिलीवर एंड लीगल रिफॉर्म। तो नेशनल मिशन फॉर द जस्टिस डिलीवर एंड द लीगल रिफॉर्म के अंतर्गत ग्राम न्यायालय स्कीम को भी लॉन्च किया गया और ग्राम न्यायालय बनाए जाएंगे, जिसके लिए भी 50 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन बनता होगा कि नेशनल मिशन फॉर द जस्टिस डिलीवर एंड लीगल रिफॉर्म क्या है, तो इसके बारे में भी अभी हम बात कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू मॉनिटर द इनिशिएटिव बीइंग टेकन अप अंडर द मिशन, द फॉलोइंग स्टेप हैज़ बीन टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। अब आपने 9,000 करोड़ रुपीस तो दे दिए, अब इसकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा है, काम की प्रोग्रेस क्या है, सही मटेरियल यूज़ हो रहा है, सही पैसे का उपयोग हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए भी आपको प्रोग्रेस को भी तो मेंटेन करना होगा, देखना होगा, उसके लिए भी रिकॉर्ड्स रखने होंगे, उसके लिए भी एक हायरिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे बात की गई है एन ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम वेयर इन द प्रोग्रेस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एमिनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी मैनेज। ठीक है, साथ ही साथ न्याय विकास 2.0 वेब पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया। इट इज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग फाइनेंशियल इन द फिजिकल एक्टिविटी एंड द प्रोग्रेस। इसके अलावा ग्राम न्यायालय पोर्टल होगा जो रजिस्टर करेगा स्टेट वाइज प्रोग्रेस को, क्योंकि हर एक स्टेट में हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट या हाई कोर्ट को बिल्ड करना है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, तो स्टेट वाइज रिकॉर्ड भी होना चाहिए। क्लियर हो गया। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि नेशनल मिशन फॉर द जस्टिस डिलीवरी एंड द लीगल रिफॉर्म क्या है। तो बेसिकली ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम है जिसको 2011 में स्टार्ट किया गया था, और इसका भी उद्देश्य यही था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें मजबूत करना है जिससे जस्टिस जल्दी से जल्दी डिलीवर हो सके और मैक्सिमम कैपेसिटी हमको अडॉप्ट करनी है अपनी जुडिशरी में। यही इस मिशन का एजेंडा था, जिसके अंदर ग्राम न्यायालय बनाने की बात की गई थी। अभी ग्राम न्यायालय क्या होते हैं, ये बेसिकली विलेज कोर्ट होते हैं, मतलब गाँव में छोटे छोटे कोर्ट्स को हमने ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अंतर्गत सेटअप किया गया है, जो कि स्पीडी एंड इजी जस्टिस डिलीवर करे। तो ये डेट आपको याद रखनी, द एक्ट केम इनटू द फोर्स फ्रॉम द 2 अक्टूबर 2009। क्लियर है। अब ग्राम न्यायालय किसके जुडिक्शन में काम करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर कंसर्निंग हाई कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, उनके जुडिक्शन में ग्राम न्यायालय काम करते हैं। ये मोबाइल कोर्ट भी होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह गांव में जाना, पहले ही 4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले ही अनाउंस कर देना कि ग्राम न्यायालय यहाँ पे लगने वाला है, तो जिन लोगों की जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है तो वहाँ के डिस्कस कर सकते हैं। तो द कोर्ट कैन फंक्शन एज अ मोबाइल कोर्ट at any place within the jurisdiction of the such gram न्यायालय after giving wide publicity to the regard। साथ ही साथ इनके पास सिविल एंड क्रिमिनल जुडिक्शन दोनों की यहाँ पे फैसिलिटी होती है, मतलब सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार के ऑफेंसेस को यहाँ पर देख सकते हैं। सिविल कोर्ट क्या होते हैं या सिविल हमारे क्या जुडिक्शन में आते हैं, जैसे कि फैमिली से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे आपके पास अगर केस होता है तो वो सिविल कोर्ट में आता है, और जो भी मर्डर केस वगैरह होते हैं वो आपके क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं वो क्रिमिनल कोर्ट में ही आएंगे। अगली अगर हम बात करते हैं, जो यहाँ पे एन वी रमन्ना ने बात की गई है कि NJIAI को सेटअप करना है, तो ये बेसिकली है क्या। जैसे कि अगर हम एक सिंपल एग्जांपल आपको लेके चलते हैं कि हमारे पास इतने सारे बैंक्स हैं, इन सारे बैंक को रेगुलेट करने के पास हमारे पास एक अम्ब्रेला बॉडी होती है विच इज़ द RBI, राइट। वैसे ही जब हम यहाँ पर इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम रन कर रहे हैं, किसी स्टेट में हाई कोर्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो किसी स्टेट में सबऑर्डिनेट कोर्ट बन रहे हैं, है ना, तो अलग अलग कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस चल रहा है, तो इन सभी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम या ऑर्गेनाइजेशन तो होना चाहिए। साथ ही साथ कई बार क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड आता है, लेकिन कोई भी इस तरीके की अथॉरिटी ना होने के कारण उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जाता, कई बार वो वापस रिटर्न हो जाता है। अगर कहीं पे उस फंड को यूटिलाइज किया भी गया है तो
प्रोग्रेस क्या है, सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर यही अम्ब्रेला स्कीम जो है वो NJIAI है, ठीक है, जो टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ ही साथ ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है या जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जाएगा, ये एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल दूर रहेगा। इसकी पूरी कंट्रोल किसके पास होगी? जो हमारी जुडिशली बॉडी होती है, जो CJI होते हैं, उनके गवर्निंग बॉडी के अंदर ही ये काम करने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर डेवलपिंग जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ के लिए रोड मैप क्या तैयार किया गया है, हमारी सेंट्रल बॉडी क्या तैयार करने की कोशिश कर रही है कि ये जो NJIAI है ये प्लानिंग कैसे करेगा, क्रिएशन कैसे होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, मॉनिटरिंग कैसे होगी, डेवलपमेंट का काम कैसे हो रहा है, फाइनेंशिंग की कितनी ज़रूरत है, कितने पैसों की ज़रूरत हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखने का काम ये करेगा। साथ ही साथ हमारे पास 25 हाई कोर्ट है और इन सारे हाई कोर्ट्स का एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, उस बारे में भी ये बात करेगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे बात की गई है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो जाएगी, जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से कंट्रोल कम हो जाएगा। जैसे कि हमारे DPSPs भी कहते हैं कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग होने चाहिए, तो हमें फंडिंग के लिए बार बार एग्जीक्यूटिव के साथ क्लैश नहीं होना पड़ेगा। तो जुडिशरी यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाएगी। साथ ही साथ जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो हम एक अच्छी हायरिंग कर सकेंगे। जब जस्टिस हमारे पास हमारे पास जब कोर्ट में जो जुडिशरी में जस्टिस होंगे, कोर्ट में जब न्यायाधीश होंगे, तो हमारे पास जो केसेस होंगे उनकी पेंडेंसी भी कम होगी। इंश्योरिंग सफिशिएंट फंडिंग फॉर द लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो ये सारी यहाँ पे रोड मैप है फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि भारत में समस्याएं क्या क्या हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रमन्ना जी ने एक और स्टेटमेंट दिया है कि सारे जो कॉमन लोग होते हैं वो जो जस्टिस के लिए किसकी तरफ देखते हैं, जुडिशरी की तरफ देखते हैं। अब कई बार हमारे पास फैसिलिटी नहीं होती हैं तो नॉर्मल लोग भी आने से हेजिटेट होते हैं, इतना लंबा समय लग जाता है, जजेस कम है, पेंडिंग इतने केसेस ज़्यादा हैं, तो हम पूरी तरीके से जस्टिस डिलीवर नहीं कर पाते हैं, जो कि डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेसी तो यही कहती है कि हमारा जो फेथ है वो जुडिशरी पे होना चाहिए, और जुडिशरी की स्ट्रेंथ ही तो डेमोक्रेसी होती है। ये बात रमन्ना जी ने मेंशन की है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन तो ये है आपके लिए, वेयर डिड इंडिया गेट इट कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंगल ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि हमारे पास एक संघीय न्यायालय होना चाहिए, एक सेंट्रल बॉडी होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने कही है। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडिया सुप्रीम कोर्ट। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 एंड द पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फॉर्म अबाउट द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही बात है। पार्ट नंबर 5 में आर्टिकल 124 से 147 में ही तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। द सुप्रीम कोर्ट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन द जनवरी 1950। बिल्कुल सही बात है, 28 जनवरी 1950 को इनॉग्रेट हुआ था हमारा सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट फीमेल CJI वॉज फ्रॉम द कर्नाटका। हम सभी लोग जानते हैं कि आज तक कोई भी फीमेल हमारे सुप्रीम कोर्ट की CJI नहीं रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की जज जरूर रही हैं, फातिमा बीबी का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, वो सुप्रीम कोर्ट की जज थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो CJI है वो आज तक कोई भी फीमेल नहीं रही है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो अपने आप में एक रॉन्ग हो जाता है। एंड अगला स्टेटमेंट है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, कोलेजियम की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इनकरेक्ट है, यही आपको बताना था। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन से हमने 4 डेटे को कवर कर लिया। सो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। इनमें से कौन सा पेयर सही तरीके से मैच नहीं है। पहला है आर्टिकल 145 सैलरी ऑफ जजेस के बारे में बताता है। आर्टिकल 143 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट विद द CJI। आर्टिकल 141 ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कोर्ट ऑफ द इंडिया। एंड आर्टिकल 139 पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट पिटीशन। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, मैच नहीं है, वो आपको बताना है। सो थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए बर्निंग टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखेंगे। टेक केयर।